हो गया? साउंड वाला ठीक है ना? सिस्टम चेक कर लेना। ध्यान देने वाले हम लोग यूनिट 2 और चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपका होगा ये यूनिट 2 होगा, चैप्टर 3 होगा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, चलिए इससे रिलेटेड कुछ है, न्यूमेरिकल्स है, इसको सॉल्व करेंगे। सबको असाइनमेंट दे दिया गया है, ठीक है। नहीं मिला होगा तो ऐप पर हम डाल देंगे, वहां से आप ले लीजिएगा। ठीक है, ऐप पर हम डाल देंगे। अभी है उसका लाइट का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, 2 है उसमें। ठीक है, हम ग्रुप में डाल देंगे, वहां से आप ले लीजिएगा। ठीक है, बाकी सबके पास होगा। देखा जाए, यहाँ भी क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें केवल एक विकल्प सही है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ध्यान देंगे, ये आपका एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव टाइप, लेकिन बिना बनाए हुए थोड़ी आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन देखना है क्या है। कह रहा है किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। मतलब हर सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा ये आपको बताना है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हमको निकालना है। क्लियर है वाले? तो यहाँ पर दिया हुआ है कि करंट कितना है, तो करंट है 3.2 एम्पियर, और हमको क्या निकालना है, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखा जाए, क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, ऑलरेडी आपके पास है असाइनमेंट, आप नंबर देके सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। और देखिए पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि 3.2 एम्पियर का करंट है, तो प्रति सेकंड आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, कितना इलेक्ट्रॉन किसी चालक से पास करेगा। तो टाइम हो गया 1 सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो अब अगर करंट का सूत्र लें, I इक्वल टू, तो Q अपॉन T होता है, चार्ज तो दिया नहीं है, तो Q इक्वल टू N हो जाएगा अपॉन T। तो I इक्वल टू N अपॉन T, हमको यही N निकालना है, इसी को इलेक्ट्रॉन का संख्या कहा जाएगा। तो जब N निकालिएगा तो I इंटू T अपॉन E हो जाएगा। I देख सकते हैं 3.2 है, टाइम 1 है, और इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखिए 2 बार में 16 दूनी 32 होता है ना जी, दशमलव के साथ कैंसिल हो गया, और ये जब -19 ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इतना इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेगा, 2 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेगा। अब देखा जाए है या नहीं है, पहला ही है, कोई दिक्कत समझने में, जल्दी बनाइए तो इसको। नंबर देके सॉल्व करना चालू कर देंगे। अब जिनके पास होगा तो नेक्स्ट वाला पढ़िएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में, ये वाला हो गया, कितने आदमी खुद से बनाए थे, बन गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन लेंगे हम लोग। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 100 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड की गति से लूप में, क्या कुछ मिसिंग है क्या जिसमें,
कुछ मिसिंग है इसमें। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है, तो लूप में धारा होगी। थोड़ा सा देखा जाए क्वेश्चन इसमें भी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में इतना चक्कर लगाता है तो प्रति सेकंड, और ये एक चीज ध्यान देंगे लूप में कह रहा है, तो लूप किसको कहते हैं? बंद परिपथ को लूप कहा जाता है। तो कह रहा है कि लूप में धारा होगी तो प्रति सेकंड चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। अगर प्रति सेकंड चक्कर का संख्या दिया हुआ है इसका मतलब आवृत्ति है। तो इसके लिए थोड़ा सा लिखना होगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए। ठीक है, हम लोग सेकंड वाले के बारे में बात कर रहे हैं, तो याद रखेंगे प्रति सेकंड चक्कर का मतलब होता है आवृत्ति। तो लिखेंगे दिए गए प्रश्न में इलेक्ट्रॉन का आवृत्ति 6 × 10⁻15 है। 6 × 10⁻15 है। अब आवृत्ति क्यों लिखे? प्रति सेकंड चक्करों का संख्या दिया हुआ है। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए आवृत्ति को सूचित करने का तरीका क्या है? न्यू, याद है? अगर जानते हो तो सही है, नहीं जानते हो तो पूरा नाम लिखेंगे। आवृत्ति न्यू से लिखते हैं और ये होता है प्रति सेकंड चक्करों की संख्या। तो दिया हुआ है 6 × 10⁻15। क्लियर है बालक? और हमसे क्या पूछ रहा है कि धारा होगी, तो ये बताइए कि धारा क्या होता है? आवेश बटा में समय होता है। ठीक है, अब Q = Ne होता है, मालूम है? Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं ना दिया है बालक, नहीं दिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन। देखिए इसमें दिया हुआ है n का वैल्यू दे दिया है 1 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग जानते ही हैं कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹। तो अब Q के जगह Ne हो गया और ये T हो गया। देखिए तो इसको Ne × 1/T लिख सकते हैं, और 1 आवर्त काल को ही आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति कितना होता है? तो 1 में आवर्त काल। तो जब ये हटेगा तो ये हो जाएगा Ne × न्यू। ठीक है, और यहाँ आप लिख लेंगे कि जो आवृत्ति होता है 1 आवर्त काल होता है। तो देखिए ना, यही ना आप वैल्यू रखे हैं। अब यहाँ पे हमसे करंट पूछा था, तो I निकालेंगे। N कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है, N का वैल्यू दिया है, E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹, और आवृत्ति कितना दिया है? 6 × 10⁻15। अब क्या करेंगे बालक? सॉल्व करेंगे। 1.6 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? 96 होगा ना जी। और ये 15 है, ये 19 है और ये 15 है, तो -19 में से 15 को आप क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा I = 9.6 है, और 19 में से 15 माइनस कीजिए, कितना होगा? 10⁻⁴। यूनिट क्या होता है करंट का? एम्पियर। यही तो है, ऑप्शन में है। कहाँ है ऑप्शन? मिली एम्पियर माइक्रो में से कोई नहीं। अच्छा चेक कर ले रहे हैं, ध्यान देंगे। मिली है तो मिली 10⁻³ के लिए आता है, तो इसी में से चेक कर लिया जाए, ये कन्वर्ट कर लिया जाए। इसको देखिए चेंज कर लेते हैं, 1 0 नीचे लाइए ना इसमें। I = कितना था? 9.6 × 10⁻⁴ था ना जी। इसको 9.6 × 10⁻³ 1 0 को नीचे लाया जाए, क्योंकि यही ना जाकर ऊपर बढ़ा देता है 1 0। तो अब बताइए 1 0 इधर आ जाएगा आगे, ये हो जाएगा 0.96 × 10⁻³ एम्पियर, और इसी -3 को मिली कहा जाता है, तो 0.96 मिली एम्पियर। वो तो गया, समझ आ रहा है? अब क्या होगा कि बहुत बच्चे यहाँ तक बना के और उसको लगेगा कि हम गलत बना लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है कि मिली है तो चेक कीजिए, इसको मिली में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कर सकते हैं। 4 है, -3 रहता तो मिली, तो 1 0 को कहाँ ला देंगे? नीचे, तो 1 0 डेसिमल आगे हो जाएगा। बनाइए तो
नंबरिंग देके सॉल्व कीजिएगा डायरेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह लिखना नहीं है। अब इसके बाद वाला तो फॉर्मूला ही है जी हम लोग का। ये बनाने के बाद क्वेश्चन बैंक बनाइएगा, बहुत इजी लगेगा, सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ा दे इसको, चलिए आगे कर दे। तो 10⁻³ को ही मिली कहा जाता है, उसको रिप्लेस किए, हटाए हैं, तो उसकी जगह पे m हमने लिखा है। हो गया बालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये हो गया, समझ गया ना। जब नहीं दिया हुआ रहे, जैसे आपको बहुत सारा डाटा नहीं दिखता है, जैसे यहाँ पे हम लोग स्टार्ट किए हैं तो एक चीज नहीं दिख रहा था, इलेक्ट्रॉन, फिर हमने बोला कि एक के लिए काउंट कर लेंगे, तब हमको दिखा कि लिखा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा तो सारा डाटा इसी में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, पूरा नहीं आ रहा है। चलिए, कह रहा है कि वैद्युत चालन में चाल से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर v पर निम्न में से किस पर निर्भर करता है। अब देखिए, अगर सही तरीके से पढ़िएगा तब समझ में आएगा। थोड़ा सा यहाँ पर टिपिकल इसको बनाया गया है। वैद्युत चालन में, वैद्युत चालन मतलब करंट का बात कर रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, तो अनुगमन वेग आपको बताया गया था कि क्षेत्र के अधीन होता है। जब विद्युत क्षेत्र रहेगा तभी इलेक्ट्रॉनों का वेग अनुगमन वेग होता है। अब कह रहे इनके सिरों के बीच विभवांतर जो है वो किस पर निर्भर करता है, तो ध्यान देंगे। अब अनुक्रमानुपाती देखकर बहुत आदमी डर जाएंगे, तो अनुक्रमानुपाती को समानुपाती ही कहा जाता है, और व्युत्क्रमानुपाती तो वो लिखा ही रहेगा। तो देखिए, ये व्युत्क्रमानुपाती है, ये समानुपाती है, जिसको आप अनुक्रमानुपाती कह रहे हैं। अब हम निकाल दे रहे हैं संबंध, देख लीजिए। आपको अनुगमन वेग में एक फॉर्मूला बताया गया था, Vd इक्वल टू -E इंटू कैपिटल E बटा में m इंटू टाउ था, ठीक है, जिसको शांति काल हमने लिया था, याद है। तो आपको बताया गया था, एक संबंध पढ़े थे हम लोग, E इक्वल टू dV/dr, याद है, -dV/dr। तो बोले थे कि माइनस डायरेक्शन बताता है, D से D कटाइए तो V, और वहां पे L लाए थे। जब हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे तो L ही था, और इसी को हटा के E बनाए थे, याद है। तो अगर हम चाहें कि नहीं, यहाँ पर जो आपने E रखा है, E के जगह पे V/L हम फिर से लाना चाहते हैं, तो V/m इंटू L हो जाएगा इंटू टाउ, और यही जो V है ये आपका विभवांतर है, ठीक है, इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो ये अनुगमन वेग है, आई विभवांतर है, तो कौन सा संबंध दिख रहा है जी, समानुपाती। तो समानुपाती को ही क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती। तो बताइए इसमें कौन सा विकल्प होगा, पहला ही विकल्प होगा। चलिए बनाइए तो इसको, हम लोग वहां पे इसको इसमें बदले थे, आपको याद होगा,
तो एक स्टेप पीछे आ जाइए तो आपको मिल जाएगा। हो गया बालक, चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है उसी के हिसाब से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ये कितना नंबर था? तो ध्यान देंगे ये क्वेश्चन हमारा 3 था। 4 नंबर बालक करा, किसी चालक तार में धारा I होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है। तो हम जानते हैं Vd से अनुगमन वेग लिखा जाता है। यदि उस धातु के परंतु दुगनी त्रिज्या के तार में धारा 2I हो तो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग होगा। देखिए परिवर्तन क्या कर रहा है, कह रहा है कि उस धातु का जो त्रिज्या है तार का, तार तो गोल ही होता है ना जी, इसका त्रिज्या दुगना करने का बात कर रहा है। तो त्रिज्या ज्यादा करने से उसका आकार बढ़ जाता है। अब कह रहा है कि त्रिज्या को दुगना कर दीजिए और धारा को दुगना कर देना है, करंट को दुगना करना है, तो अनुगमन वेग पर क्या असर पड़ेगा ये हमको बताना है। तो ध्यान देंगे, अब इसको बनाने के लिए पहले तो आपको संबंध बताना पड़ेगा। तो अनुगमन वेग क्या होता है बालक? तो ध्यान देंगे, हम लोग बात करें तो हम लोग पढ़े थे I इक्वल टू NA इंटू VD, याद है? ठीक है, और A भी था इसमें NA इंटू A इंटू VD, याद है? तो यहाँ पर अगर I अपॉन A ला दिया जाए तो दैट इज इक्वल टू NA इंटू VD। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेशक, एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम काउंटिंग करें तो अनुगमन वेग इसमें कौन सा संबंध दिखाई दे रहा है? तो आप कहिएगा VD इक्वल टू I अपॉन A। हमको संबंध निकालना है, तो संबंध यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इन दोनों को एक एक कर दिए। अब आपने बोला कि सर VD इक्वल टू I अपॉन A, तो यहाँ पर इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं, मतलब ये होना चाहिए। और यहाँ क्या कह रहा है कि आप करंट को दुगना कर दीजिए, ठीक है, और त्रिज्या को भी दुगना कर दीजिए। तो ये बताइए कि इसको अगर हटाना हो हमको, ठीक है, इसको अगर हम चाहते हैं कि हटाएं या और बढ़ा के लिखें, तो VD इक्वल टू I अपॉन A जो है, तो A को पाई आर स्क्वायर लिखा जा सकता है। पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये पहले का हो गया। ठीक है, जब हम त्रिज्या नहीं बढ़ाए हैं, जब करंट को नहीं दुगना किए हैं, तब ये अनुगमन वेग का संबंध हो गया। अब यहाँ क्या कह रहा है, इसको डैश दे दिया जाए, नए वाला अनुगमन वेग है। यहाँ कह रहा है कि आप करंट को दुगना कर दीजिए, मतलब 2I, और त्रिज्या भी दुगना कर दीजिए। तो ये पाई है और त्रिज्या दुगना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 2R का स्क्वायर, ये ना हो जाएगा जी। अब इसको हल कीजिएगा तो ये हो गया 2I और नीचे हो जाएगा पाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4R स्क्वायर। तो आप एक काम कीजिए, इसमें 2/4 को आगे रखिए और I अपॉन पाई आर स्क्वायर को पीछे रखिए। अब देखिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, VD डैश कितना होगा? तो 1/2, और ई टोटल का नाम देखिए क्या है यहाँ पर, ई टोटल का नाम क्या है? VD। तो आप कहिएगा VD, तो यहाँ पर VD डैश जो है वो VD अपॉन क्या है? 2 है। तो ई V डैश क्या है? तो नया अनुगमन वेग। हमसे क्या पूछा था कि अनुगमन वेग में क्या होगा? देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि धातु के परंतु दुगनी त्रिज्या के तार में, त्रिज्या को दुगनी बोला था, धारा 2I हो तो मतलब करंट को भी दुगना करना है, तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होगा कि पहले जो तार था इसका त्रिज्या दुगना कर दें और इसमें जो करंट है उसको भी दुगना कर दिया जाए,
तो बताइए इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या होगा, तो पहले का आधा हो जाएगा। तो अब सवाल ये है कि सर पहले वाला कौन है, तो देखिए पहले वाला ये अनुगमन वेग है, Vd इक्वल टू आई अपॉन ए हो गया, क्षेत्रफल कितना ले लिए पाई आर स्क्वायर, और बाद में बोला करंट को दुगना कर दीजिए, त्रिज्या को दुगना कर दीजिए, तो इसका दुगना कीजिए तो 4r स्क्वायर हो गया, 2 और 4 को इधर किनारे निकाल लिए, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, 2 दूना 4, तो 1/2, टोटल का नाम क्या है, टोटल का नाम Vd है, तो ये हो गया Vd अपॉन 2। तो बताइए नया अनुगमन वेग कितना होगा, तो पहले का आधा होगा। नया जो अनुगमन वेग निकालिएगा कब, जब करंट को दुगना करके त्रिज्या को दुगना करके, तो नया अनुगमन वेग क्या होगा, तो पहले का आधा। ऑप्शन नंबर वाला ये 2 नंबर है, 4 का 2 होगा। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं और इसमें आंसर जो हम लोग का 2 है, सेकंड वाला। इसके बाद वाला तो फॉर्मूला ही दिख रहा है। हो गया वाला। चलिए 5 नंबर में आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक फॉर्मूला है, कह रहा है विद्युत धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध होगा। तो देखिए ना संबंध तो यही दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, इसको जे कहा जाता है, धारा घनत्व। तो याद रखेंगे अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं 5 नंबर देखा जाए, हम लोग पीछे लिखे हैं आई अपॉन ए एन ई इंटू वी डी, तो याद रखेंगे इसको जे कहा जाता है, धारा घनत्व। तो जे इक्वल टू एन इंटू क्या होता है, वी डी होता है। तो ऑप्शन नंबर कितना है वाला, फर्स्ट। तो याद रखेंगे 5 का फर्स्ट नंबर सही है। कौन जी है? चलो तुम यहाँ आ जाओ, तुम यहाँ आ जाओ, चलो सही। इतना मतलब शाम को इतना दूर हम लोग आए इसीलिए। चलिए 6 नंबर, चलो देखो 5 का 1 नंबर हो गया। चलिए 6 नंबर में कह रहा है कि एक चालक की वोल्टता भी तथा धारा आई के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है जो y अक्ष जो कि आई को प्रदर्शित करता है से थीटा कोण बनाती है। तो चालक का प्रतिरोध। एक चीज और ध्यान देंगे, आपको 2 अक्ष लेना होगा, एक x एक y, एक पर वोल्टेज रखना होगा, एक पर करंट। तो अब देखिए कह रहा है कि y अक्ष पर कौन होगा, करंट होगा। तो जब y अक्ष पर करंट होगा तो x अक्ष पर किसको लेंगे, वोल्टेज। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 6 है। जैसे जैसे कह रहा है डायग्राम बनाया जाए। सबसे पहले 2 अक्ष हम लोग ले लिए, एक हमारा अक्ष होगा x अक्ष और एक होगा y अक्ष। यहाँ पर y ले लिए और यहाँ पर कहा गया कि इस पर करंट है, ये करंट वाला है, और इस पर वोल्टेज है वाला। अब यहाँ पर कह रहा है कि वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है, तो इसके बीच एक लाइन हम खींच दे रहे हैं। दोनों के बीच एक सरल रेखा हो गया।
अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपको क्या निकालना है, तो चालक का प्रतिरोध निकालना है। तो यहां पर अगर बात करें, यहां पर अगर बात किया जाए तो आपको पढ़ाते समय बताए थे कि हम जब भी एंगल लेते हैं तो करंट के साथ लेते हैं, वोल्टेज के साथ नहीं लेते। अभी शायद पढ़ ही रहे थे हम लोग पीछे, ठीक है, करंट के साथ लेते हैं। तो अब यहां पर आपसे कहा गया कि अगर ये एंगल है तो बताइए प्रतिरोध कितना है। तो जब ये एंगल लेंगे तो tan के फॉर्म में लेंगे। तो आपको क्या करना होगा कि यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा और यहां से भी एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो आप इस नॉर्मल में ये एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है, तो इसको अगर x लीजिएगा तो ये भी कितना होगा, x होगा, ठीक है। इसको अगर y लेना होगा तो ये भी कितना होगा, y। क्लियर है बालक? तो ये x है तो ये x है, y है तो y है। अब हमको यहाँ पर करंट और वोल्टेज के बारे में बताना है, तो हम यहाँ पर एक्स वाई नहीं लेंगे। आप कहिएगा कि सर अगर इधर लेना होगा तो हम लोग यही वोल्टेज ले लेंगे, इसके लिए भी ले लेंगे, और ये जो करंट देख रहे हैं ना, इसके लिए हम लोग क्या ले लेंगे, आई ले लेंगे। तो ये बताइए, आपको शायद प्रूव करवाया गया था कि tan थीटा इक्वल टू आर, याद है, रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट। तो ये कैसे निकाला गया था, तो यहां पर अगर tan लेंगे, tan थीटा, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो एंगल का सामने वाला क्या होता है, साइड, परपेंडिकुलर। तो ये कितना होगा, जितना ये होगा। तो ये भी है तो ये भी है, तो आप बोलेंगे कि ये भी हो गया। और ये परपेंडिकुलर है तो बेस क्या होता है, 90 डिग्री के साथ जुड़ा रहता है। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो बेस कितना है, आई। अब यहाँ लिखा हुआ है कि tan थीटा इक्वल टू कितना, v अपॉन आई इक्वल टू क्या होगा, आर। तो याद रखेंगे कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस होता है वो v अपॉन आई होता है। अब आप ये भी कहेंगे सर मान लिया हम नहीं जानते हैं कि tan होगा कि cot होगा, तब कैसे निकालेंगे। तो बहुत आसान है, ये तो आप जानते हैं ना कि r इक्वल टू v अपॉन आई होता है, और एंगल हमेशा किसके साथ, करंट के साथ बनाएंगे। तो ये हमको बताइए कि इस एंगल का अगर ये भी है तो ये भी है, तो ये वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये एंगल का सामने वाला साइड क्या है, परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्री से जुड़ा रहेगा वो बेस होता है। और यहाँ करंट है तो आपने बोला कि ये बेस हो गया। अब इसको लंब कहा जाएगा, इसको आधार कहा जाएगा। तो एंगल के फॉर्म में क्या मिलेगा, tan। ये tan के पास ही होता है, तो r इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा। तो आप इधर से निकाले तो भी सही है, इधर से निकाले तो भी सही है। हो सकता है कोई नहीं पढ़ा हो तो कहेगा tan नहीं लेंगे, हम कोई और लेंगे। तो याद रखेंगे, आपको ये बताया गया था कि एंगल ऑलवेज शुड बी टेकन विद द करंट, हमेशा किसके साथ लेना है, करंट के साथ। तो आप ये और ये अब देख लेना, ऑप्शन में है, पहला ही है, यही है, चालक का प्रतिरोध होगा तो tan ही होगा बालक। चलो, दोनों तरीका है, एक ये भी मेथड है वो भी मेथड है जिससे निकालना, और डायग्राम जरूर बनाइएगा इसका, ठीक है। तो 6 नंबर में हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सेवन नंबर तो लैंग्वेज है। हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण को एच से लिखा जाता है, हाइपोटेनस कहा जाता है।
चलिए हटा दिया जाए। तो ये आपका 6 नंबर था। आप इधर से उधर से किसी से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज और, इसमें और कुछ प्रैक्टिस करा दे रहे हैं आपको। ये तो हो गया ना, शायद प्रैक्टिस कराए भी थे, ध्यान देंगे। आपको शायद हमने बताया था कि अगर ये करंट है, अगर ये वोल्टेज है, और आपके सामने 1 और 2 R1 R2 रेजिस्टेंस है, तो कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा? R1 ज्यादा होगा, R2 कम होगा। आप ही बोल रहे हैं, आप बताइएगा तभी ना हम समझेंगे कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। तो देखिए आपको 2-3 तरीका बताए थे। एक तो थीटा वाला था, ठीक है। एक चीज और ध्यान देंगे, थीटा हमेशा करंट के साथ लेंगे, ये भी बताया था हमने। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, तो आप देखेंगे सर यहाँ पर इसका थीटा ज्यादा है और इसका थीटा कम है। मतलब इसको अगर θ2 दिया जाए, इसको θ1 दिया जाए, तो आप बोलेंगे सर θ2 ज्यादा है। तो θ2 अगर ज्यादा है किससे, θ1 से, तो याद रखेंगे रेजिस्टेंस R2 ज्यादा होगा किससे, R1 से। एक तो ये मेथड था। दूसरा ये बताया गया था कि जो करंट से दूर रहे, वोल्टेज के नजदीक रहे, जो करंट से दूर रहे, वोल्टेज के नजदीक रहे, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा। तो आप देखिए करंट से दूर कौन है, ये। वोल्टेज के नजदीक कौन है, ये। तो ये ज्यादा होगा, ये क्या होगा, कम। इसका प्रैक्टिस किए थे जी हम। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ा दें, चलिए नेक्स्ट। ये ऐसे ही जानकारी के लिए बता दिए। देखिए 7 नंबर कह रहा है कि आई मीटर लंबाई एवं आर मीटर त्रिज्या के तांबे के तार के सिरों के बीच भी विभवांतर लगाया जाता है। अच्छा एक चीज और, मान ली कि मेरे पास अगर वायर है, तो इनके बीच विभवांतर रहेगा तभी इसमें करंट आता है। बता चुके हैं, दोनों सिरों का विभवांतर एक ही हो जाए तो करंट इसमें आएगा, नहीं आएगा। तो विभवांतर आरोपित कहेगा तो दिमाग में सेट रखिएगा तार में करंट आएगा। तो ये कह रहा है कि आई मीटर लंबाई एवं आर मीटर त्रिज्या के तांबे के तार के सिरों के बीच भी विभवांतर लगाया गया है। तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है। यदि तार का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होगा। ध्यान देंगे, तार का व्यास आप दुगुना कर रहे हैं, तो केवल तार का व्यास दुगुना करने से नहीं होगा, बहुत कुछ रहता है जो अनुगमन वेग को प्रभावित करता है। तो इसका लैंग्वेज आपको थोड़ा सा लिखना होगा। 7 नंबर में लैंग्वेज लिखा जाए। 7 नंबर में लिखेंगे पिंड के या चालक तार के, पिंड के या चालक तार के अंदर, चालक तार के अंदर उपस्थित, चालक तार के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग तार के व्यास पर, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग तार के व्यास पर निर्भर नहीं करता है। अनुगमन वेग तार के व्यास पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। अतः अनुगमन वेग में, कोई परिवर्तन, अतः अनुगमन वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अतः अनुगमन वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। हो गया वाला। जब क्षेत्र बढ़ाइएगा तब ना होगा जी। याद है कि विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों का वेग अनुगमन हुआ था, तो आपके लंबाई से थोड़े होगा, कुछ क्षेत्र प्रभावित करेगा तभी होगा। या तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिया जाए, या तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता बढ़ा दिया जाए,
तो व्यास दुगना करने से इस पे कोई अंतर नहीं आता है, तो 7 का कितना हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हो जाएगा 2 नंबर। चलिए 8 है, कह रहा है कि ओम का नियम लागू नहीं होता है अचालकों में, अर्धचालकों में, आर्क लैंप में, पूर्वोत्तर सभी के लिए। तो ध्यान देंगे यहाँ पर जितना आप देख रहे हैं, आपको शायद हमने बताया था कि ओम का नियम जो होता है वो चालक पालन करता है, ठीक है। तो अचालक इंसुलेटर कहा जाता है, तो इंसुलेटर मतलब कुचालक हो गया, तो ये तो पालन करेगा नहीं। अब मान लीजिए कि जो कुचालक है उसको गर्म कीजिएगा तो चालक हो जाएगा, नहीं होता है, ठीक है। अर्धचालक तो बताए थे, टेढ़ा याद है, टेढ़ा अरेखीय व्यवहार दर्शाता है, तो ये अरेखीय व्यवहार दर्शा दिया, ये कोई व्यवहार नहीं दर्शाया। आर्क लैंप क्या होता है, तो ध्यान देंगे आर्क लैंप जो हम लोग लैंप वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है, जो एलिमेंट यूज करते हैं, जो लाइटिंग होता है काफी ज्यादा, वो भी सेमीकंडक्टर का ही पार्ट होता है, तो वो भी जो होता है वो अर्धचालक का ही व्यवहार करता है, वो भी चालक जैसा व्यवहार नहीं दर्शाता है। तो चालक जैसा व्यवहार कौन दर्शाएगा, तो कोई चालक ही दिखाएगा। और ओम का नियम जो पालन करता है उसको हम लोग ओमीय चालक कहते हैं, याद है। तो याद रखेंगे कि पहला भी पालन नहीं करता है, उसमें भी लागू नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4। तो अब सवाल यह है कि सर ओम का नियम क्या है कि सब नहीं मानता है, ठीक है, ओम का नियम क्या है कि सब मानता ही नहीं है, इसमें लागू नहीं होगा। तो देखिए ओम का नियम कहता है कि V = IR, मतलब जिस अनुपात में विभव बदलेगा, धारा बदलेगा, उसी अनुपात में प्रतिरोध में परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे करंट और वोल्टेज हम बदलेंगे उसी अनुपात में प्रतिरोध भी बदलना चाहिए, और इसका ग्राफ सरल रेखीय होना चाहिए, ठीक है, जिसमें ये करंट रहेगा, ये वोल्टेज रहेगा, और इसके साथ थीटा बनता है, ये आर होता है। लेकिन अर्धचालक वाला क्या करता है कि अर्धचालक वाला यहाँ तक ठीक रहता है, यहाँ से जाकर टेढ़ा हो जाता है, मतलब किसी खास तापमान पर इसका प्रतिरोध अचानक अरेखीय रूप से बढ़ जाता है। तो बताइए कि इतना तेजी से बढ़ रहा है, तो ये चालक का व्यवहार दर्शा रहा है, नहीं। चालक का व्यवहार कब दर्शाता है, जब ये सीधा रहता। तो याद रखेंगे ये सब पालन नहीं करता है, इसीलिए हम लोग 4 नंबर विकल्प लेंगे, ठीक है, पूर्वोत्तर में सभी। तो 8 नंबर का कितना ऑप्शन होगा हम लोग का, 4 होगा ना जी, पूर्वोत्तर में सभी के लिए ये होगा। चलिए 9 नंबर है, ये तो आप जानते ही होंगे जी, जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 9 में, 9 का आपने बोला कि फर्स्ट होगा, तो देखिए चालक के लिए आपको पढ़ाया गया था कि चालक के केस में अगर तापमान टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें टक्करों का संख्या बढ़ जाता है, और जो विराम काल होता है, शांति काल होता है, वो कम हो जाता है। क्लियर है बालक, जिससे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब टक्कर का संख्या बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाता है, तो करंट नहीं बन पाता है। अब ये बताइए कि अगर मानिए कि यहाँ अर्धचालक ले ले, अर्धचालक, और अर्धचालक में हम कह दिए कि तापमान बढ़ा दिए टेम्परेचर, तो इसका प्रतिरोध घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा बताया गया था। हमें अति चालक ले लिए, ठीक है, अति चालक ले लिए, तो अति चालक में तापमान बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, प्रतिरोध क्या होगा, 0, इसका प्रतिरोध भी नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद कुचालक वाले में भी क्या था, तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध कम होता है। और ये कौन था जी, मिश्र धातु, एलॉय था। मिश्र धातु में क्या रहता है, परिवर्तनशील, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें हमको केवल ये जानकारी चाहिए था कि चालक के केस में तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, कि चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्कर बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों का सतत प्रवाह कम होगा,
जिससे करंट कम बनता है, और करंट कम होने का मतलब प्रतिरोध क्या हो गया, ज्यादा। चलिए कितना था, 9 नंबर। 10 नंबर लेते हैं। 10 नंबर क्या है जी, कह रहा है कि एल्युमिनियम तथा जर्मेनियम के एक एक टुकड़े को T1 केल्विन और T2 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, फलस्वरूप प्रतिरोध। अब बताइए कि ठंडा कीजिएगा, टेम्परेचर डाउन कीजिएगा तो प्रतिरोध बढ़ न जाएगा जी। ठीक है, टेम्परेचर डाउन करने से बढ़ जाता है। अभी देखना ही है कि सबका नेचर कौन सा होता है। तो याद रखेंगे कि अगर ताप गुणांक का बात किया जाए तो ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव नेचर का होता है। ठीक है, पॉजिटिव मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कैपेसिटी होता है और एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो T1 और T2 केल्विन तक ठंडा कीजिएगा तो दोनों तो बराबर ठंडा नहीं है, क्योंकि बराबर है तो दोनों T आप लिखते हैं। तो आपने बोला कि एक T1 है एक T2 है, हम उसको 10 डिग्री तक घटाएं, इसको 20 डिग्री तक घटा, तो घटा तो E ज्यादा दिया, इधर वाला घटा दिए। तो बताइए अब यहाँ पर आपको देखना ये होगा कि एल्युमिनियम कौन है, चालक है, अर्धचालक है, कुचालक है, और जर्मेनियम क्या है। तो याद रखेंगे एल्युमिनियम चालक है बालक, और चालक वाला आप जानते हैं क्या होता है कि उसका ताप बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ताप घटाइएगा तो प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है, जर्मेनियम में आइए, आप तापमान बढ़ाएंगे तो कमरे के ताप पर, याद रखिएगा कमरे के ताप पर ये क्या था, चालक था, और 0 केल्विन पे कुचालक। तो अगर अर्धचालक में तापमान कम करेंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो नेचर पहले आइडेंटिफाई करना होगा। तो अब बताइए कि एल्युमिनियम चालक है, अभी तो समझा रहे थे, यही ना समझा रहे थे, एल्युमिनियम चालक है, तो चालक का तापमान कम कीजिए तो प्रतिरोध भी क्या हो जाए, कम। और यहाँ पर ये अर्धचालक है, क्या हो गया जी, ठीक है, ये अर्धचालक है, और इसका भी टेम्परेचर आप डाउन करें तो इसका टेम्परेचर डाउन कीजिएगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब खोजना पड़ेगा कहाँ दे रहा है, तो एल्युमिनियम का, याद रखेंगे एल्युमिनियम का प्रतिरोध घटना चाहिए और जर्मेनियम का बढ़ना चाहिए, क्योंकि चालक है, आई अर्धचालक है। तो खोजिए कहाँ दिया है कि एल्युमिनियम का, देखिए 4 नंबर में करे एल्युमिनियम का घटेगा और जर्मेनियम का बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? चलिए, तो यहाँ पर 10 का हो जाएगा 4 नंबर। और क्यों होगा, तो एल्युमिनियम जो है आपका चालक है, और चालक में हम लोग पढ़े हैं कि तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तापमान घटाने से प्रतिरोध घट जाता है, ये ना भी पढ़े हैं। और जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक है। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज, रेसिस्टेंस डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, रेसिस्टेंस इंक्रीज। तो क्या होगा, चलिए लिख लीजिए इसको। 11 नंबर, ना टाइम हो गया, ज्यादा हो गया, थोड़ा सा आने में भी लेट हो गया। आगे बढ़ा दिया जाए। फिर तो उसी के जैसा दिख रहा है। कह रहा है कि एक तांबा का टुकड़ा है, दूसरा जर्मेनियम का, कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, तो किसका प्रतिरोध बढ़ेगा घटेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। हटा इसको। चलिए 11 नंबर, पहले क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि एक टुकड़ा तांबे का तथा दूसरा जर्मेनियम का कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक का प्रतिरोध, अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बहुत सारा, तो सुन लीजिए। पहले तांबा चालक होता है, कॉपर, अभी जो तार वगैरह हम लोग यूज कर रहे हैं कॉपर का होता है।
और जर्मेनियम अर्धचालक होता है, अभी आप पीछे देखे हैं। तो अब बताइए कि कमरे के ताप पर दोनों को ठंडा कीजिएगा तो क्या होगा। तो याद रखेंगे, चालक को ठंडा करेंगे तो प्रतिरोध उसका घट जाएगा, और अर्धचालक को ठंडा कीजिए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब खोज लीजिए इसमें कौन होगा, कौन होगा, 4 नंबर। तांबे का प्रतिरोध घटता है और जर्मेनियम का बढ़ता है। इस वक्त तो ऑप्शन वाला है, 11 का आपका हो जाएगा 4। तो 11 का आपका 4। वही एक्सप्लेनेशन, तो वही जो अभी बता रहे थे हम लोग पीछे। चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर। 12 नंबर क्या कर रहा है कि परम ताप शून्य पर, ध्यान देंगे 0 केल्विन को परम ताप शून्य कहा जाता है, सुने ना, 0 केल्विन को परम ताप कहा जाता है। तो परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल निम्न में से किस प्रकार व्यवहार करता है। तो याद रखेंगे, पूर्ण कुचालक। सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है। जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक। तो आपको लिखवाया था कि 0 केल्विन ताप पर ही कुचालक होता है, और कमरे के ताप पर क्या होगा, चालक। तो क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल निम्न में से किस प्रकार व्यवहार करता है। तो ध्यान देंगे, आपको पहले ये जानकारी होना चाहिए कि इसमें सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर अर्धचालक होता है। तो अर्धचालक को बताया गया था कि परम ताप पर 0 केल्विन पर, तो याद रखेंगे 0 केल्विन पर बताया गया था कि ये कैसा व्यवहार करता है, कुचालक। कुचालक। और कमरे के ताप पर क्या होता है, चालक। तो 12 नंबर का कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए यहां लिख दे रहे हैं कि 12 नंबर का 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि परम शून्य ताप, परम, अच्छा 2 है ऑप्शन में, चलिए 2 है जी, परम शून्य ताप, ठीक है। तो 0 केल्विन, और 0 केल्विन पर कैसा व्यवहार करेगा, कुचालक। हाँ हेलो, हेलो, हेलो जी, नमस्कार सर, नमस्कार, क्या हाल है जी। अभी तो क्लास में है, हम छोड़ के और कॉल करेंगे, ठीक है, जब छोड़ देंगे तो। ठीक, हो गया बालक, चलिए अब देखिए सबका, ठीक है। अब समय बढ़ रहा है, एक्चुअली टाइम भी ज़्यादा ओवर हो गया इन लोग के लिए, तो इसीलिए ना बोले थे कि तुम लोग मत आना, ठीक है। जो अगल बगल से रहेगा वही आएगा, हम डाल देंगे, वीडियो तो ऑलरेडी रहेगा, आराम से घर पे देख लीजिएगा। यहाँ हवा में अंतर रहेगा, कोई नहीं, ज़्यादा तेजी से बता रहे हैं ऐसा तो नहीं, तो आराम से देखिएगा, भूल जाना है तो दोबारा देख लेना है, ठीक है ना। इसलिए कि देखिए आप नहीं रहिएगा तो हम लोग को ज़्यादा थोड़ा सा पढ़ा देंगे, अब तुम लोग रहेगी तो फिर हमको पढ़ाने में मन नहीं लगेगा, है ना। इसलिए कि समय दिखेगा कि सबको जाना है घर, दूर दूर से सब आई है ना जी, तो यही प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सब तो चला जाएगा, साइकिल वगैरह से रहता है लोग। चलिए तो ध्यान देंगे, एक हिंट दे रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हम छोड़ ही देंगे, बाकी कल करेंगे। और जब बुला देंगे, ध्यान देंगे, क्लास जब मैसेज डाल दिया जाएगा नहीं है तब नहीं है, जब मैसेज नहीं गया इसका मतलब हम आएंगे ही, आने में थोड़ा सा डिले हो जाए क्योंकि क्लास छोड़ के ही आना होता है, ठीक है। लेकिन आएंगे तो समझिए कि 1 घंटा 1.5 घंटा चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो देखिए अब थोड़ा समझा दे रहे हैं, उसके बाद छोड़ देंगे, और जो नजदीक होंगे वही आइएगा, ज्यादा दूर से आप लोग मत आइए। ध्यान देंगे, कह रहा है कि तांबे के एक तार को खींचकर उसकी त्रिज्या में 1% लंबाई में वृद्धि कर दी जाती है, ठीक है। तो प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पर
किसी तार को खींचने का बात कर रहा है कि खींच के इसके त्रिज्या में 1 मीटर लंबाई का वृद्धि कर दिया जाए तो प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो देखिए इसका दो मेथड है, एक तो शॉर्ट मेथड है, एक लॉन्ग मेथड होता है। तो शॉर्ट मेथड में आपको हम बता दें कि अगर परसेंटेज 10 के नीचे रहेगा तब एकदम ट्वाइस हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, अगर परसेंटेज 10 के नीचे लेस रहता है तब दुगना हो जाएगा, और 10 के ऊपर रहेगा तो निकालने का तरीका है, उसका भी एक ट्रिक है, ट्रिक भी है और मेथड भी है। तो इसको दो तरीका से बनाएंगे, एक लॉन्ग मेथड से एक शॉर्ट मेथड। तो शॉर्ट मेथड वाला हम भेजे हैं ग्रुप में, फॉर्मूला में देखिएगा। तो हमको लॉन्ग मेथड से ही इसको बनाना है। ठीक है, तो हम इसको रोकेंगे क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा समय लगेगा और ये सब जाने के लिए परेशान है। ठीक है, तो कल है यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बस यही रोक देते हैं, बस रोक दीजिए। हाँ बोले जो भेजे हैं, क्या भेजे हैं? फॉर्मूला देखिए वही है जो पढ़ाया गया है, उसको आप लिख लीजिएगा, बेहतर रहेगा। ठीक है, उसका जरूरत पड़ेगा, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना इसमें उसका